हेलो बच्चों आपका चैप्टर चला हुआ है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। और इसमें लास्ट टाइम जो आपको पढ़ाया गया था वो पॉइंट था उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और इसमें पहला पॉइंट आपको पढ़ा दिया गया था जब वस्तु अनंत दूरी पर है। आज आपका दूसरे पॉइंट से स्टार्ट किया जाएगा जब वस्तु दर्पण से निश्चित दूरी पर है अर्थात अनंत व ध्रुव के बीच में है। तो जो इसका चित्र है 10.17 कुछ इस प्रकार से चित्र होगा बच्चों इसका। ये हमारा फोकस है, ये हमारा पी पॉइंट है, ये हमारी वस्तु ए बी है और इसका चित्र हमको प्राप्त जो हो रहा है ए डैश बी डैश वो इस कंडीशन में हो रहा है। तो देखिए इसको एक बार। चित्र 10.17 में वस्तु ए बी उत्तल दर्पण से निश्चित दूरी पर स्थित है और बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरण है ए ई, एक प्रकाश किरण है लाइट रे ए ई, ये जो प्रकाश किरण ए ई है वो परावर्तन के पश्चात फोकस एफ ई से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस ई से आती हुई प्रतीत होती है। बिंदु ए से आने वाली दूसरी प्रकाश किरण ए एन दर्पण के वक्रता केंद्र सी की ओर निर्देशित है। अतः ये प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही पथ पर वापस लौट आती है। जब इसका परावर्तन होता है तो टकराकर वो अपने मार्ग में वापस लौट आती है और दर्पण से परिवर्तित दोनों प्रकाश किरणें दर्पण के पीछे बिंदु ए डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती है। एक बिंदु है ए डैश, यहाँ इस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अतः बिंदु बी डैश बिंदु बी का आभासी प्रतिबिंब है। जो ये बी डैश है ये इस बिंदु बी का वर्चुअल इमेज है। इस प्रकार वस्तु ए बी का आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश। अतः वस्तु के उत्तल दर्पण से निश्चित दूरी पर होने पर उसका सीधा आभासी व आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ध्रुव P व फोकस F के बीच प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट टेबल है बच्चों, इम्पोर्टेंट है। सारणी 10.2 उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज। तो देखिए बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति और चित्र संख्या। अगर अनंत पर है तो फोकस F पर दर्पण के पीछे होगा प्रतिबिंब की स्थिति और साइज अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का। नेक्स्ट प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा, चित्र संख्या 10.16। अब की बार बिंब की स्थिति अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? P तथा F के बीच दर्पण के पीछे होगी। P तथा F के बीच में इस दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब का साइज छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति जो है आभासी तथा सीधा होगा और चित्र संख्या 10.17। तो बच्चों अभी आपने ये पॉइंट पढ़े हैं अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के बारे में हमने अध्ययन किया है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन दर्पणों में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होगा, या अन्य शब्दों में अगर कहें तो यदि हम किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब इन दर्पणों से प्राप्त करें तो किस दर्पण के द्वारा हम उस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसे एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। देखिए ये है एक्टिविटी नंबर 10.6। इसका जो उद्देश्य है वो है समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में से अधिक दृष्टि क्षेत्र के दर्पण की पहचान करना। तो इसकी क्रियाविधि यानी कि प्रोसीजर देख लीजिए इसका। नंबर 1, समतल दर्पण में किसी दूरस्थ बिंब जैसे कोई दूरस्थ पेड़ का प्रतिबिंब देखिए। क्या आप पूर्ण लंबाई फुल लेंथ का प्रतिबिंब देख पाते हैं? नंबर 2, विभिन्न साइज के समतल दर्पण लेकर प्रयोग दोहराइए। क्या आप दर्पण में बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब देख पाते हैं? ये चीज़ भी नोटिस करनी। इसके बाद इस क्रियाकलाप को अवतल दर्पण लेकर दोहराइए। क्या आप दर्पण में बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब देख पाते हैं? नेक्स्ट है
अब एक उत्तल दर्पण लेकर इस प्रयोग को दोहराइए। क्या आपको सफलता मिली, यानी कि आप संपूर्ण प्रतिबिंब देख पा रहे हैं? अपने प्रेक्षणों की कारण सहित व्याख्या कीजिए। तो जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नहीं, हम समतल दर्पण से पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब नहीं देख पाते। दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है इसका भी। हम विभिन्न साइज के समतल दर्पणों द्वारा भी बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब नहीं देख पाते। और क्वेश्चन तीसरा जो था उसका आंसर भी नहीं होगा, अवतल दर्पण भी बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब नहीं बना पाता। और जो फोर्थ क्वेश्चन था उसका उत्तर हाँ होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब बना पाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो बच्चों इस एक्टिविटी से हमें क्या देखने को मिला? इस एक्टिविटी से हमें ये देखने को मिला कि समतल, अवतल व उत्तल तीनों प्रकार के दर्पणों में से उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है। इसी कारण हम एक छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन या पेड़ का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख पाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में इसका एक उदाहरण आगरा शहर में देखने को मिलता है। देखिए, आगरा किले की एक दीवार में ऐसा ही एक दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है, और दीवार में लगे इस दर्पण में ताजमहल का संपूर्ण प्रतिबिंब देखा जा सकता है, क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। इसलिए वो पूर्ण इमेज, एक कंप्लीट इमेज खींचता है और उसको दिखा देता है। उत्तल दर्पण के उपयोग, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये समझिए। देखिए, उत्तल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। नंबर 1, उत्तल दर्पण अपसारी होता है, अतः बाजारों व गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से होकर परावर्तित होकर अपसारी यानी कि फैलता हुआ किरण पुंज के रूप में सड़क के काफ़ी बड़े क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है। नंबर 2, ट्रकों, बसों और मोटर कारों में ड्राइवर सीट के पास उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बड़े दृष्टि क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों तथा गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकता है। ये प्रतिबिंब आकार में सीधे व छोटे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझो बच्चों, दर्पणों की पहचान। दर्पणों की पहचान निम्नलिखित प्रकार से करते हैं। स्पर्श करके, बाय टचिंग। इस विधि द्वारा छोटी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पणों की पहचान की जाती है। इसके लिए एक छड़ दर्पण के ऊपर रखते हैं। यदि छड़ दर्पण को सभी जगह स्पर्श करे तो दर्पण समतल है। चित्र 10.8 ए, ये इसका डायग्राम है। अगर इसको सभी जगह स्पर्श करती है तो इसका मतलब ये दर्पण जो है हमारा समतल है। यदि छड़ दर्पण के बीच वाले भाग को स्पर्श करे और किनारों पर उठी रहे तो दर्पण उत्तल है। चित्र 10.18 बी, ये इसका चित्र है। और यदि छड़ बीच से उठी रहे और किनारों को स्पर्श करे तो समझो कि दर्पण हमारा अवतल है। चित्र 10.18 का सी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, प्रतिबिंब देखकर, बाय सीइंग द इमेज। यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने अलग अलग दूरियों पर रखने पर प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर तथा सीधा बने तो दर्पण समतल होगा। यदि वस्तु को दर्पण के पास रखने पर उल्टा व वस्तु से बड़ा या छोटा बने तो दर्पण हम हमेशा याद रखना अवतल होगा। तो यदि वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा ही बने तो हमेशा याद रखना जो हमारा दर्पण होगा वो उत्तल होगा। तो ये प्रतिबिंब देखकर भी हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं। और एक टचिंग मेथड जो स्पर्श करा के अभी आपको समझाया है, इसके द्वारा भी हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल नंबर 10.2.3, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो बच्चों यहाँ से इस पॉइंट को हम बाद में पढ़ेंगे।